यस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, हाल ही में क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया की तरफ से टारगेट रखा 2070 आते आते इंडिया नेट जीरो टारगेट को अचीव कर लेगा। यानी कि जितना कार्बन इंडिया से एमिट होगा उतना ही कार्बन इंडिया में एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। तो रिजल्ट ये निकलेगा नेट कार्बन एमिशन जो होगा वो जीरो होगा। तो ये टारगेट अब इंडिया का है 2070 का। हालांकि देखो, पहले इंडिया काफ़ी हेजिटेंट था, हिचकिचा रहा था कि हम इस प्रकार के किसी टारगेट को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से वेस्टर्न कंट्रीज जिम्मेदार हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम तो अभी डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग स्टेज में हैं। लेकिन काफ़ी प्रेशर आया इंडिया पर और आखिरकार इंडिया ने 2070 का टारगेट ले ही लिया। अब राइटर बोलते हैं, देखो, इस टारगेट को हमें अचीव करना है ना, तो हमें कार्बन को एब्जॉर्ब करने की ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करनी होगी। और फॉरेस्ट जो है ना, वो कार्बन को एब्जॉर्ब करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाए जाएं कार्बन एमिशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए। बट देखो, ऑलरेडी हमारे देश में जो फॉरेस्ट है ना, वो तो डिग्रेड हो रहा है और बात कर रहे हैं हम और ज़्यादा पेड़ उगाने की। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। एक तरफ देखो फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन और दूसरी तरफ डिफोरेस्टेशन, इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है? फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन तो मतलब सिंपल पेड़ों को काटना, पेड़ों को काटा जा रहा है, इसका मतलब है डिफोरेस्टेशन, पेड़ कम हो रहे हैं। दूसरी तरफ डिग्रेडेशन का मतलब ये है, फॉरेस्ट जब डिग्रेड होता है ना, तो इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करने की जो फॉरेस्ट की कैपेबिलिटी है ना, वो कमजोर हो जाती है। अब ऐसा देखो बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है, जैसे इंसेक्ट्स ने कोई डिजीज स्प्रेड कर दिया पेड़ों में, जिसकी वजह से पौधे पत्ते उगने बंद हो गए पेड़ों के ऊपर, पेड़ सूख गया आप कह सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब पेड़ सूख गया तो कार्बन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा ना, तो इकोसिस्टम सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकेगा। तो मतलब आप समझ गए डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। राइटर ये बोलते हैं, सरकार बोलती है कि नए पेड़ उगाओ। भैया, पहले जो पेड़ हैं आप वही संभाल लो ना। पिछले 6 सालों में 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट कवर है हमारे देश में इंक्रीज हुआ है। लेकिन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 1989 ये कहती है हमारे देश में ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी में उस समय फॉरेस्ट आया करता था 2,57,409 स्क्वायर किलोमीटर, यानी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 7.83%। अब देखो, ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी का जो फॉरेस्ट है अगर वो इंक्रीज हो गया, इसका मतलब तो फॉरेस्ट की कंडीशन खराब हो रही है ना। हमारे देश में यही हुआ है पिछले 30 सालों में, 1989 से लेकर 2019 तक, यानी 30 सालों में जो ओपन कैटेगरी का फॉरेस्ट है ना, वो इंक्रीज होके हो गया है 3,04,499 स्क्वायर किलोमीटर, यानी टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है ना उसका 9.26%। इसका मतलब ऑन एन एवरेज हर साल 1.57 लाख हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट है ना वो डिग्रेड हो रहा है। और ये काफ़ी सारे रीजंस की वजह से हो रहा है, जिसमें सबसे मेन है ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसे इंक्रोचमेंट हो रहा है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट में लोग घर बना लेते हैं, खेती करने लगते हैं, ग्रेजिंग के कारण, फायर के कारण या फिर दूसरे फैक्टर्स के कारण फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है। यह भी कहा जाता है आर्टिकल में 1980 से लेकर अभी तक 1.5 मिलियन हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट है ना वो डाइवर्ट हो चुका है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, और नियरली 1.48 मिलियन हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट है ना उसको इंक्रोच कर लिया गया है लोगों के द्वारा। इसके लिए देखो बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। लोग इंक्रोचमेंट क्यों करते हैं फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट की ज़मीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? गरीबी आप कह सकते हो, हमारे देश में गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, तो उन्हें लगता है फॉरेस्ट रिसोर्सिस की सहायता से अपनी जीवन याचिका चलाई जा सकती है। अब देखो, आप ध्यान से सुनिएगा, चूंकि राइटर कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है बड़े स्केल पर, तो इस वजह से अगर आपको फॉरेस्ट को रिस्टोर करना है ना, तो आपको लोकल कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना होगा। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण अगर फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा है तो उन्हीं की सहायता आप लीजिए फॉरेस्ट रिस्टोरेशन में। राइटर कहते हैं जब देखो 1988 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई ना, तो उसमें कंसेप्ट था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। जॉइंट फॉरेस्ट
जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में स्टेट और फॉरेस्ट के आसपास जो कम्युनिटीज रहती हैं ना, वो मिल के काम करती हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। मतलब कि लोकल कम्युनिटीज और सरकार के बीच पार्टनरशिप का कंसेप्ट इमर्ज होकर आया था इन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज में। बाद में एक और कंसेप्ट निकल के आया, फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज। फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज इसलिए इस्टेब्लिश की गई थी, जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट है। अब देखो इस फॉरेस्ट में ना कोई एनजीओ है, वो भी काम करना चाहता है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन की तरफ। कोई कॉर्पोरेट ग्रुप भी काम करना चाहता है, टाटा जैसे ग्रुप है। उसके बाद लोकल कमेटी के लोग हैं, वो भी फॉरेस्ट रिजर्वेशन की तरफ काम करना चाहते हैं। अब ये सारे अलग अलग ऐसे काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आउटकम नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए इन सभी प्रयासों को कंसोलिडेट कर दिया जाए और जो जो पैसा देना चाहता है, तो फिर अच्छे से इस पूरे फॉरेस्ट एरियाज में उस पैसे की सहायता से फॉरेस्ट को रिजर्व किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो अलग अलग प्रयास पहले होते थे ना, उनको कंसोलिडेट करने के लिए फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज इस्टेब्लिश की गई थी और फंड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज के पास फंड आता है इन्हीं फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज के थ्रू। तो जब देखो ये कंसेप्ट आया ना जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, आज के समय में स्टेटस ये है पूरे देश में 1,18,000 जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज हैं जो कि 25 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया को कवर कर रही हैं। ज़्यादातर ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज है ना, ये उन प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रही हैं जो कि चलाए जा रहे हैं एक्सटर्नल एजेंसीज की मदद से, जैसे वर्ल्ड बैंक, ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन। इन एक्सटर्नल एजेंसीज की सहायता से जो प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं फॉरेस्ट को रिस्टोरेशन करने में, उनकी मैनेजमेंट, उनकी देखरेख की जा रही है इन जॉइंट मैनेजमेंट कमेटीज के द्वारा। उसी प्रकार से देखो नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, इनको मैनेज करने के लिए भी जॉइंट मैनेजमेंट का कंसेप्ट निकल के आया, जो कि दिखता है इको डेवलपमेंट कमेटीज में। इको डेवलपमेंट कमेटीज में भी तो सरकार जो है लोकल कमेटी के साथ मिल के काम करती है ना, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व, सेंचुरीज, इनके आसपास के एरियाज को कंजर्व करने के लिए। तो ये कंसेप्ट भी इफेक्टिव था इको डेवलपमेंट कमेटीज का भी। अब देखो दोनों एग्जांपल्स की सहायता से ना राइटर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर सरकार काम करती है ना, तो ज़्यादा अच्छे ढंग से फॉरेस्ट को मैनेज किया जा सकता है। पहले तो सरकार ने ऐसा किया था, लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जैसे देखो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, प्रोजेक्ट टाइगर, फायर मैनेजमेंट, कैंपा यानी कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इन सब में लोकल कम्युनिटीज़ का जो पार्टिसिपेशन है ना, बहुत कम है। यानी इन सारे प्रोजेक्ट्स में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज का रोल बहुत ज़्यादा कम है। नाम का पार्टिसिपेशन होता है इन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज का। तो इस वजह से फॉरेस्ट डिग्रेडेशन बढ़ रहा है। जहां जहां पे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज को इन्वॉल्व किया गया है ना, वो प्रोजेक्ट सफल साबित हुए हैं। और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ना अभी लैग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लोकल कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन नहीं है थ्रू जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज। इसके बाद राइटर ये कहते हैं आज के समय में देखो जो लोकल इंस्टीट्यूशंस है ना, जैसे ग्राम पंचायत हो गया या फिर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी हो गया, इनका रोल ना सिर्फ कंसल्टेशन तक रह गया है। पहले ये मिलकर प्लानिंग भी करते थे और इम्प्लीमेंटेशन भी करते थे, लेकिन आज के समय में बस फॉर्मेलिटी रह गई है कि इनसे थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी कर ली जाती है, पूछ लिया जाता है, कई बार तो पूछा भी नहीं जाता है। अदरवाइज प्लानिंग कैसे फॉरेस्ट को रिस्टोर किया जाए, वो उन सब चीज़ों में इनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। इसकी वजह से ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल कमिटीज़ के बीच में टकराव काफ़ी देखने को मिलता है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफ़ी बार ऐसे डिसीजंस ले लेती हैं जो कि लोकल कमिटीज़ के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं। अब इस आर्टिकल में देखो लास्ट में 3 बातें आती हैं, लास्ट में 3 सजेशंस राइटर देते हैं। सबसे पहला सजेशन, आप लोकल कम्युनिटीज़ को इंसेंटिवाइज करो, उनको शामिल करो प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, तो फिर ज़्यादा बेहतर ढंग से फॉरेस्ट को रिस्टोर किया जा सकता है। और इसके लिए देखो एप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस की आवश्यकता है, मतलब सही ढंग से आपको पॉलिसीज़ बनानी होंगी। जैसे तेलंगाना ने हाल ही में पंचायत एंड म्यूनसिपल एक्ट्स को अमेंड किया इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए, और अलग से एक फंड बनाया, ग्रीन फंड, या फिर यूं कहें तेलंगाना हरिता निधि।
इस फंड की सहायता से लोकल लेवल पे ट्री प्लांटिंग और इससे संबंधित दूसरी जो एक्टिविटीज़ है ना कैरी आउट की जाती हैं ताकि फॉरेस्ट को रिस्टोर किया जा सके। तेलंगाना के इसी मॉडल को दूसरे राज्यों में भी इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। बिल्कुल लास्ट पॉइंट, वैसे देखो इंडिया ग्लासगो लीडर डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज का सिग्नेटरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लोकल कम्युनिटीज के साथ पार्टनरशिप इस्टेब्लिश की जाती है, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन में ज़्यादा फंड्स आते हैं, तो फिर इंडिया का जो बड़ा टारगेट है ना 2070 तक नेट कार्बन एमिशन, इस टारगेट को अचीव कर सकता है। और इसके साथ साथ देखो हमारी जो बहुमूल्य बायोडाइवर्सिटी है वो भी तो प्रोटेक्ट होगी ना। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फॉरेस्ट रिस्टोरेशन से संबंधित। चलते हैं आगे।